हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे, थर्ड लेक्चर है ये हमारा, और डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो हमारा टॉपिक है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। का मतलब क्या है? अल्काइल हैलाइड्स को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी से अपन टॉपिक पता है बच्चों क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस टॉपिक को। मींस अपने पास जो हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, इस हैलोजन डेरिवेटिव्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो अपने पास हैलोजन डेरिवेटिव्स था, इस हैलोजन डेरिवेटिव्स में बेसिकली अपने को क्या डिस्कस करना है, दो कंपाउंड, एक हेलो एल्केन और दूसरा कंपाउंड है बच्चों हेलो एरीन। क्या बोला मैंने? एक हेलो एल्केन्स है और दूसरा हेलो अरीन्स है। और हेलो एल्केन को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, लिखाया था मैंने, याद करो। और हेलो अरीन्स को बोलते हैं अराइल हैलाइड्स। ये अब दिख रहा है सबको? दूसरा मार्कर यूज करूं मैं। फर्स्ट मैंने बोला हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है? RX। हेलो अरीन्स का मतलब क्या है? अराइल। ये अरीन है और इसमें हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया, अराइल हैलाइड। तो इस ग्रुप को, ये ऊपर वाला बच्चों क्या है? IUPAC नेम कंपाउंड का। अल्काइल हैलाइड क्या बोलते हैं? कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, हेलो एरीन, हेलो एरीन। क्लियर है सबको? तो अपने को बेसिकली ये दो पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया है। हेलो एल्केन्स मींस अल्काइल हैलाइड्स, हेलो अरीन्स मींस अराइल हैलाइड। ये दोनों कंपाउंड को अपने को प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या किया, इस पहले अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे, फिर अल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, देन अपन अराइल हैलाइड के बारे में प्रिपेयर करेंगे, फिर उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हमने क्या किया, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अल्काइल हैलाइड्स और दूसरा अराइल हैलाइड्स। क्लियर है सबको? अल्काइल अराइल सबको समझ में आ रहा है बात? अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो बच्चों क्या है कि तुम लोगों ने 11th पास कर चुके हो तुम लोग सब, और 11th में कुछ अपन लोग बेसिक पार्ट डिस्कस किए थे। अगर किसी को याद होगा तो फर्स्ट 11th में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर क्या पढ़ा था? IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो मैंने जो पार्ट यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लेक्चर 2 में तुम्हें कुछ बताया कि कैसे तुम IUPAC फाइंड आउट करोगे किसी भी कंपाउंड का। सेकंड, तुमने एक पॉइंट और पढ़ा था आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म मींस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ड्यूड टू इन, सिस ट्रांस वाला कुछ पढ़ा होगा 11th में। नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, यहां मैं पढ़ाऊंगा। थर्ड पार्ट तुमने पढ़ा होगा कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बच्चों, जिसमें तुमने इफेक्ट पढ़ा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, ये सारे पॉइंट तुमने डिस्कस किया होगा 11th में। देन तुम्हारे पास कुछ रिएजेंट्स की बात आई होगी, और उस रिएजेंट्स में सबने पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाया होगा, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और क्या बच्चों? एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे क्या था बच्चों बताएं? तुम्हारा एक रॉ मटेरियल तैयार कर रहे थे। 11th में रॉ मटेरियल तैयार किया है कि ये सब कुछ होता है। 12th में हम क्या करते हैं, उन सब चीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? 11th में मींस एक इफेक्ट होती है इंडक्टिव, एक इफेक्ट होता है रेजोनेंस, एक इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसा सिखाया होगा कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है। फिर तुम्हें ये सिखाया होगा बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल नाम की चीज होती है, एक न्यूक्लियोफाइल नाम की चीज होती है। फिर तुम्हें रिएक्शंस पढ़ाया होगा कि जब भी बच्चों कोई रिएजेंट ऐड करते हो तो उसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब भी किसी रिएक्शन में से कुछ निकाल लेते हो तो उसे एलिमिनेशन मींस रिमूव कर रहे हो तो उसे एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब भी एडिशन एलिमिनेशन साइमल्टेनियसली दोनों होगा तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस किया होगा तुमने। मान लिया तुमने कुछ पढ़ा, अब नहीं है, 11th में कुछ नहीं पढ़ा, जीरो। तो कैसे स्टार्ट करें? तो मैं ये लेक्चर जो है अपना जीरो पार्ट, जिसने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, वो मैं पहले बेसिक पढ़ाऊंगा तुम्हें, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊंगा, जिससे मेरा 12th थोड़ा अच्छा हो जाए। समझ में आ रही बात? तो याद रखना, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? अपन रिएक्शंस देखेंगे। मैं बोल दूंगा कि देखो बच्चों, ये दो कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं, तीसरा कंपाउंड फॉर्म होता है। लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, तुम्हें रटना पड़ेगा। सिंपल जो बुक में दिया हुआ है वो तुम्हें रिएक्शंस रटना होगा, हमें रटना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कोई सा रिएक्शंस रटना नहीं है, हमें समझना है ये रिएजेंट अटैक होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रही बात? वो तुम्हें आ जाएगा। तो ट्राई करेंगे अपन क्या बच्चों, कुछ भी रटने का नहीं,
होता क्यों है, ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल है बच्चों, लॉजिक तुम लगाओगे तुम्हारा होगा, सॉल्व होगा, कोई रिएक्शंस रटने वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात सबको? तो स्टार्ट करें अपन। तो मैं यहां पर बेसिक एक बात कर रहा हूं, मैंने कोई सा भी एक रिएक्शन लिखा, हमारा टॉपिक ये है, लेकिन अपन कहां चल गए, रिवर्स जा रहे हो। 11th के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, 11th के टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। तो रिकॉल कर रहे हो तो तुम्हें एक कैसे रिकॉल करें, मैंने एक कंपाउंड का रिएक्शन लिखा CH4 प्लस Cl2। ये कुछ रिएक्शन जिसने देखा होगा, HNu प्रोडक्ट CH3Cl प्लस HCl, जिसने देखा होगा अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा कुछ नहीं। ये रिएक्शन लिखा। अब होता क्या इस रिएक्शन में, ये क्या है, मीथेन। ये क्या है बच्चों, क्लोरीन। ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन। अब हुआ क्या, मीथेन जब भी कोई सा भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करूं क्या होगा, क्योंकि रिएक्शंस अपने पास 2-3 टाइप के हो सकते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस और ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस किसका होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने पास कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जितने भी तुम्हारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लाइक मीथेन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुम जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखोगे वही सब हमें पढ़ना होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपने को पढ़ना होगा। कुछ भी कार्बन रिलेटेड, विदाउट कार्बन रिलेटेड अपन नहीं पढ़ेंगे। कैसे भी कंपाउंड पढ़ो कार्बन तो आएगा। ठीक है, तो जब भी कोई सा भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखा है मैंने, ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखा है हमने, और इस ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात की जाए बच्चों तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, पहले ये देखो। मैं ये रिएक्शन सिखा नहीं रहा हूं तुम्हें, मैं इसमें बता रहा हूं जब भी कोई सा भी रिएक्शन होगा तो इस फॉर्मेट में होगा। अपने को फॉर्मेट देखना है, इस फॉर्मेट में होगा। और फॉर्मेट का मतलब क्या है, अपने पास 3 चीज होंगे। एक होगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, लाइक मीथेन सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, तुम्हारे पास कोई सा रिएक्शन, तुम्हें कुछ बनाना है, कोई चीज प्रिपेयर करना है, कुछ भी ले लो, प्रिपेयर करना है। तो जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, मिथाइल क्लोराइड, ये हमारा प्रोडक्ट। ओके, लेकिन तुम किससे फॉर्म करोगे प्रोडक्ट, कहां से बनाओगे ये प्रोडक्ट, कैसे फॉर्म करोगे। तो हमारे पास एक कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने मीथेन रख दिया। तो मीथेन अपना क्या है, जिससे तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसे अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट्स। तो सबस्ट्रेट हमारा क्या होता है, अपन मीथेन से मिथाइल क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने मीथेन ले लिया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ठीक है, उसमें तुम कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो। तो ऐड कर रहे हो तो क्या ऐड कर रहे हो भाई, Cl2 ऐड कर रहा है। तो जो मैं बाहर से ऐड कर रहा हूं Cl2। ओके, समझ में आ रही बात सबको, कुछ डाउट है? हाँ बच्चों, तो अपन कहां थे, यहां पर सबस्ट्रेट। मैंने क्या बोला, सबस्ट्रेट क्या अपना मीथेन, क्योंकि जिससे तुम प्रिपेयर करोगे वो होता है अपना सबस्ट्रेट, और जो प्रिपेयर करते हैं वो होता है अपना प्रोडक्ट। अब अपने पास एक Cl2, मैंने क्या बोला, मीथेन में तुम क्या कर रहे हो, Cl2 ऐड कर रहे हो। बाहर से तुमने मीथेन में Cl2 ऐड किया, तो Cl2 जो ऐड करते हैं, जो बाहर से सबस्ट्रेट में ऐड करते हैं, उस ऐड वाले पार्ट को अपन बोलते हैं रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट को जब रिएजेंट में ऐड करते हैं तो बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अलावा जो फॉर्म होगा, कुछ भी फॉर्म हो सकता है प्रोडक्ट के अलावा, तो जो प्रोडक्ट के अलावा फॉर्म होता है वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। लाइक HCl मींस जो तुम्हें डिजायर्ड है, जो तुम्हें चाहिए, वो चाहने वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। जो फॉर्म करना है, उसके अलावा जो बनेगा, कुछ भी बन सकता है, एडिशनल स्पीसीज जो भी बन सकता है, प्रोडक्ट बन सकता है, वो एडिशनल कहलाएगा बाय प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। बहुत सारे बच्चों को ये वाला पार्ट पहले से पता होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम्हें पता होगा। अब तुम बोल रहे हो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें बस एक बार बताना चाहता हूं बच्चों कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। रिएक्शंस में ये होता क्या है, कुछ कुछ बच्चों को ये सब पता ही नहीं होता है।
तो मैं बस उनके लिए पढ़ा रहा हूं कि जिससे तुम्हें सबको पता चले कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शंस होता है क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट के अलावा बाय प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, साथ में अब तुम देखो यहां पे एक मैंने लिखा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू। एडिशनल कुछ भी दिया रह सकता है तुम्हारे पास, रिएक्शंस में एडिशनल कुछ भी दिया रह सकता है। लाइक पूछेंगे, बोलेंगे टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर लिख सकते हैं। एट हाई टेम्परेचर देंगे तो बच्चों ऐसा लिखते हैं, हीट का साइन, एरो के ऊपर हीट का साइन दिया जाता है, हीट का साइन दिया मीन्स हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स कितने प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, 1 एटीएम पे। अब तुम्हारे पास और क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्वेश्चन में दिया रह सकता है रिएक्शन में एच न्यू लाइट, ई का इसका भी कुछ काम होगा, वो अपन देखेंगे जब रिएक्शंस में पढ़ेंगे तब। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ लाइट है, लाइट की एनर्जी क्या है, एच न्यू होती है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच सी बाई लैम्डा भी होता है, ये एच न्यू होता है जो Cl और Cl के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, अपन वो बाद में देखेंगे। लेकिन एक जनरल पॉइंट सबको समझ में आया, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। अपन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पूरा यही डिस्कस करेंगे, सबस्ट्रेट क्या होता है जिसे प्रिपेयर करना होता है, प्रोडक्ट क्या होता है जिसे प्रिपेयर करना होता है, जिससे फॉर्म कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट, जो फॉर्म कर रहे हैं वो प्रोडक्ट। ओके, रिएजेंट ऐड करने से बनता है। समझ में आई बात सबको, समझ में आई, सबको समझ में आई। अब एक और पॉइंट समझना है सबको अच्छे से, क्या समझना है कि जब भी बच्चों सबस्ट्रेट में रिएजेंट ऐड होगा, जब भी सबस्ट्रेट में रिएजेंट ऐड होगा तो क्या होगा, रिएजेंट ऐड होने से तुम डायरेक्टली ये बन जाएगा क्या, नहीं, ये फॉर्म होने से पहले कुछ बीच में फॉर्म होता है, और उस बीच वाले जो फॉर्म होते हैं उस फॉर्म को बोलते हैं इंटरमीडिएट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट, यानी सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट देन इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट के बाद आगे क्या बनता है, प्रोडक्ट। क्लियर है सबको, बोलो प्रोडक्ट क्लियर है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट गिव्स इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से आगे प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्टली नहीं बन जाएगा। समझ में आ रही बात। अब तुम्हें एक और पॉइंट सीखना है, सर ये रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट अपने पास बच्चों बहुत टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। लाइक मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दूं, मींस किसी इस कंपाउंड इस सबस्ट्रेट को मैं ऑक्सीडाइज कर दूं, ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दूं, तो वो एजेंट रिएजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करूं, ऐसा कोई एजेंट जो रिड्यूस करता है कंपाउंड को, उसे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है इन जनरल। लेकिन यहां पर जो अपने को बेसिकली हर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो होते हैं रिएजेंट, उस रिएजेंट को बच्चों बोलते हैं, दो टाइप के रिएजेंट होते हैं अपने पास। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो रिएजेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रिएजेंट होता है बच्चों, तीन टाइप के, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। सेकंड रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल्स, और थर्ड रिएजेंट बच्चों इस साइड लिख रहा हूं मैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स, ये 3 टाइप के रिएजेंट होते हैं। ओके, सबको समझ में आ रही बात। अब तुम बोलोगे कि सर सबस्ट्रेट रिएजेंट, रिएजेंट यहां पे तो Cl2 था, सर ये तो कहां है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसमें। तो बच्चों क्या होता है, इस Cl2 तो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से तुम्हें फॉर्म करना या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल या तो फ्री रेडिकल, और वो जाकर के इस मीथेन में जाके ऐड होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वो अपना जो रिएजेंट होता है ये 3 में से हो सकता है, या तो फ्री रेडिकल हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ओके, अब अपना सेकंड पॉइंट, सर इंटरमीडिएट क्या हो सकता है। तो इंटरमीडिएट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, लाइक कार्बोकैटाइन, इंटरमीडिएट बने ऐसा कार्बोकैटाइन। अब बहुत सिंपल सा टर्म है, तुमने पढ़ा होगा मुझे लग रहा है 11th में। कार्बोकैटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकैटाइन। सर बोलोगे कार्ब, दूसरा इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, तो कार्ब एनाइन, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, कार्ब एनाइन। रिएजेंट ऐसे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली जो अपने पास 2 टाइप के रिएजेंट है, कार्बोकैटाइन, कार्ब एनाइन, और एक रिएजेंट और होता है बच्चों, कार्बीन होता है। ठीक है, कार्बीन इसे बोलते हैं। कार्बन मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर नीचे दिख नहीं रहा होगा तो कार्बन इज इक्वल टू, अपन देखेंगे किसी एक रिएक्शन में कार्बन भी इंटरमीडिएट देखेंगे। ठीक है, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड खाली है और एक लोन पेयर है,
तो ये 3 टाइप के इंटरमीडिएट हो सकते हैं। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, लाइक अल्काइल हैलाइड भी सबस्ट्रेट हो सकता है, यहाँ मीथेन है, कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सोचो क्या हो सकता है बच्चों कि तुमने एक अल्काइल हैलाइड लिया और तुमने उससे प्रिपेयर कर लिया अल्कोहल, तो सबस्ट्रेट अपना अल्काइल हैलाइड है और प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल। रिएजेंट कुछ ऐड करोगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तुमने बोला सर और कुछ हो सकता है क्या, अल्कोहल भी सबस्ट्रेट हो सकता है और प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई सा भी कंपाउंड तुम रख सकते हो सबस्ट्रेट में, प्रोडक्ट में, जो तुम्हें फॉर्म करना है वो प्रोडक्ट होगा। बेसिक ये मतलब याद रखना है। ओके, सबको समझ में आई बात। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट अपने को कुछ पॉइंट देखने होंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब सीखना होगा। सेकेंड पॉइंट, इंटरमीडिएट जो ये होता है, ये क्या होता है, अपने को ये सीखना होगा। अब सोचो ऑर्गेनिक रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होते क्या है, बॉन्ड जो सबस्ट्रेट का होता है ब्रेक होता है और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, तो जो रिएक्शंस होगा उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। समझ में आई बात। ओके, तो अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब अपन आगे सीखते हैं, क्या सीखेंगे, रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट क्या होता है बच्चों, दो टाइप का, कार्बन फ्री रेडिकल भी रिएजेंट लिखा है मैंने, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे बेसिकली दो रिएजेंट होते हैं, एक रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल। अपन ये दोनों डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट पहले, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, ठीक है, लेकिन अपन डिस्कस करते हैं इसे। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल्स को बच्चों इस फॉर्म में लिखेंगे, ई पॉजिटिव के फॉर्म में। जब भी मैं इलेक्ट्रोफाइल लिखूंगा ई पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल लिखूंगा एनयू नेगेटिव के फॉर्म में, ऐसा लिखूंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल्स का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल्स का मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग। मींस ऐसा एलिमेंट या ऐसा एलिमेंट, कुछ भी ऐसा पार्ट जो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहे। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों बोल रहा हूं मैं, इनके पास, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के पास का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कहां जाना चाहता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात क्या। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा ना, ऑब्वियस है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाना चाहेगा, तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए लिखा ई पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल को क्या लिखा है मैंने, फिर सोचो, न्यूक्लियस लविंग मींस किसके पास जाना चाहेगा, इसे न्यूक्लियस से प्यार है, न्यूक्लियस लविंग है, मींस न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा बच्चों। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास कौन जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज वाला, इसलिए लिखा एनयू नेगेटिव। ओके, समझ में आई बात। तो मैं अगर बोलूं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट्स व्हाई फर्स्ट सेकंड पॉइंट अपन क्या लिखेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या लिखूं मैं, सर न्यूक्लियोफाइल के पास तो नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। तो सबको फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच,
इसके बाद आगे क्या डिस्कस करें बच्चों? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में? थर्ड पॉइंट खुद सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं बच्चों, उसे अपन बोलते हैं लिविस एसिड। उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? लिविस एसिड। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स को अपन क्या बोलते हैं? लिविस एसिड, याद रखना। और न्यूक्लियोफाइल को ऐसे बोल सकते हैं लिविस बेस, लेकिन तुम लिख सकते हो या लिख लो, चलेगा, लिविस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहलाता है लिविस बेस। नेगेटिव चार्ज, इसके पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या कर सकता है? नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है। और जो नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पे डोनेट करे, वो लिविस बेस कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, वो लिविस एसिड कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर आल्सो नोन एज लिविस एसिड। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, फास्ट है तो भी बोलो। समझ में आ रहा है क्या? कि तुम्हें समझ में आना चाहिए सब पॉइंट क्या क्यों बोल रहा हूं मैं, इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है। लिविस एसिड क्यों बोल रहा हूं ये पता होना चाहिए। तो सब कुछ आ रही समझ? बोलो अच्छे से, क्लियर है? लिविस एसिड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे अपन लिविस एसिड बोलते हैं। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट अपन क्या डिस्कस? अब अपन कहां थे? देखो, थर्ड पॉइंट अपने को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करना है बच्चों? बताओ। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसा लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। ये वाला पॉइंट समझना, क्योंकि ये पॉइंट बच्चों एग्जाम में आ चुका है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोफाइल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कैसे? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल से। अब तुम खुद सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, एनयू न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ रही बात? और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, बीच में बॉन्ड किससे फॉर्म करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना किसी से। तो न्यूक्लियोफाइल इसे इलेक्ट्रॉन देता है, और न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिला और बॉन्ड बन गया ऐसा, EMU, E और NU के बीच में बॉन्ड बन गया। तो कौन सा बॉन्ड बना बच्चों? ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल से, और फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आई क्या बात? ये नीट में स्टेटमेंट आ चुका है बच्चों, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है, अगर तुम्हारे पास स्टेटमेंट क्या घुमाया क्या था उन्होंने, ये लिखा था कि बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो कभी इलेक्ट्रोफाइल डोनेट कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बट न्यूक्लियोफाइल के स्टेटमेंट के केस में स्टेटमेंट करेक्ट कैसा होगा? न्यूक्लियोफाइल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स, और इस केस में न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया क्या? किसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है डोनेटिंग, यहां इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टिंग। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, कि तुम खुद सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल होते कौन है। तो एक स्टेटमेंट, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी होगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। एंड ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। अब अपने पास क्या आता है? एक सर पॉजिटिवली चार्ज तो आपने बोल दिया सही है, नेगेटिवली चार्ज बोला तो भी सही है, लेकिन और सर न्यूट्रल की बात करें तो क्या हो सकता है?
मीन्स मान लो कोई सा एलिमेंट न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं होगा क्या? हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए मैं ये वाला स्टेटमेंट जो लिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर electrophile and all negatively charged species are nucleophile। ओके, ये वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। क्या हो सकता है? वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या लिखूं? न्यूक्लियोफाइल कैन बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, अब अपन इस साइड जाते हैं, इस साइड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को बारे में और कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। ये E+ लिख रहा हूं, NU- माइनस लिख रहा हूं। समझ में आएगी बात सबको? फर्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, Lewis acid, Lewis base, electrophile forms covalent bond by accepting electron from nucleophile, nucleophile forms covalent bond by donating electron to electrophile, all positively charged species are electrophile, all negatively charged species are nucleophile, electrophile can be positively charged or neutral, nucleophile can be negatively charged or neutral, nucleophile can be negative charge और neutral। अब सर आपने बोला न्यूट्रल हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूट्रल होने का कंडीशन क्या है? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं बच्चों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। क्या बोला मैंने? वेकेंट ऑर्बिटल हो। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल के लिए सिंपल कंडीशन, जिसके पास भी वेकेंट इलेक्ट्रॉन है, वेकेंट ऑर्बिटल है, मींस खाली, तुम इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारे पास जगह तो होनी चाहिए ना रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए बच्चों। तो वो कौन सा होगा? वेकेंट ऑर्बिटल, मींस डब्बा खाली होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अपना जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों, BF3 होता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। BF3 बोरेन, BH3, ठीक है, क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। समझ में आ रही बात? कुछ डाउट है? ओके, बात सब ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, BH3 के पास, एक बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। देखो ये न्यूट्रल है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? तो अपन लिख सकते हैं AlCl3 भी जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, अपन देखेंगे आगे। BH3, अब पॉजिटिवली चार्ज देखो, जैसे H+, Cl+, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तुम्हें पॉजिटिव चार्ज तो जो भी मिले, NO2+, ठीक है, NO+, ये पॉजिटिव चार्ज जितने भी मिले वो सारे इलेक्ट्रोफाइल तो हो गए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुम्हें न्यूट्रल वाले में देखना होगा कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है या नहीं है। जैसे Br2 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, अपन एक रिएक्शन में देखेंगे Br बॉन्ड Br, उसमें क्योंकि Br के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसीलिए Br के पास होता है। तो अपन वेकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे आगे चल करके। लेकिन तुम्हें इन जनरल क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा स्पीसीज हो सकता है? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, फर्स्ट पॉइंट। और तुम कैसे देखोगे कि सर इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसके पास है वो देखना होगा। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बावजूद भी क्या रहना चाहिए? उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए बच्चों। वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर पाएगा। समझ में आई बात? तो वेकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन की कमी इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इसके पास न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल OH-, Cl-, Br-। अभी से मैं आगे कोई सा भी रिएक्शन में ये सब लिखूं, तुम्हारे माइंड में ऐसा स्ट्राइक करना चाहिए, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। H+ कहीं लिखो, Cl पॉजिटिव कहीं लिखो, NO2 पॉजिटिव कहीं लिखो, तुम्हारे मन में स्ट्राइक करना चाहिए क्या? सर ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, सर ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एक और बात, जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, कौन से लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज? लाइक वाटर, H2O, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया NH3,
ROH, ROH अल्कोहल, देखो सबके पास लोन पेयर है, यानी ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल आ गया, ये सारे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन है क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कैन बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। समझ में आई बात? किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये था अपना एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहां पे था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का डिफरेंस। याद रखना, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल आर कंपल्सरी फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए कंपल्सरी एक कंडीशन तो होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए। ओके, समझ में आई बात? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के पॉइंट में किसी को कुछ डाउट है तो देख लो। ये अपना हो गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट। अब अपन क्या देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या था, रिएजेंट था। तुम डिवाइड कर लेना, रिएजेंट इज डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब अपन देखेंगे इंटरमीडिएट। मैंने जो रिएक्शन दिखाया था बच्चों याद है ना, इंटरमीडिएट क्या होता था, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन। और वहां पे ही अपन डिस्कस कर लेंगे बच्चों फ्री रेडिकल के बारे में। इंटरमीडिएट में डिस्कस कर लेंगे फ्री रेडिकल के बारे में, क्योंकि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट भी हो सकता है और रिएजेंट भी हो सकता है, ठीक है। देखो इंटरमीडिएट इज, यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, कार्बोकेटाइन। सेकेंड कार्बेनाइन, थर्ड कार्बन फ्री रेडिकल, फोर्थ कार्बीन। कार्बीन के बारे में ज्यादा डिस्कस तो नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि इस कंपाउंड को कार्बीन बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल होता है कार्बीन का बच्चों, सी के साथ 2 Cl है अटैच और एक लोन पेयर है, इसे बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। बस इतना याद है चलेगा, क्योंकि ये डाइक्लोरोकार्बिन जो आता है ये एक रिएक्शन में काम आएगा, ठीक है। वहां पे अपन देखेंगे डाइक्लोरोकार्बिन है कुछ। अभी अपना मेन डिस्कशन क्या है कि भाई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, सॉरी इंटरमीडिएट अपने पास 3 टाइप के बेसिकली हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, अब अपन देखते हैं क्या है कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है। जब भी कार्बन के साथ 3 बॉन्ड होगा ऐसा, साथ में इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के साथ, इस कार्बोकेटाइन को बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज विद 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस कार्बोकेटाइन में अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करूं तो मुझे आएगा क्या, sp2। ध्यान दो अच्छे से, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगा, sp2। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करूं, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में तुम्हारे आए हैं, ज्योमेट्री फाइंड आउट करूं तो ऐसा कुछ ज्योमेट्री आएगा और ये ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर। याद करो ज्योमेट्री sp2 वाले की क्या होती थी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये सब बच्चों 11th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, मीन्स इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन देखने के लिए बच्चों क्या करते पता है, ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन देखने के लिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देखो या पाई बॉन्ड जो भी होगा। यहां सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, और 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 1 1 2 3 4 5 6। टोटल ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन के पास कितने हैं, 6, ठीक है। तो तुमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोकेटाइन इन देयर ऑक्टेट, तो क्या होगा आंसर, 6 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 2 6, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तुमने बोला सर आपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्यों गिन लिया, क्योंकि बच्चों ऑक्टेट के लिए ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब भी बच्चों लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन रहे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन रहे अगर किसी भी स्पीसीज के पास, सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में हो तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या बोला मैंने, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो उस कंपाउंड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज।
ठीक है, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन होगा? जिसके ऑक्टेट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक 7, 6, 5, 4 ऑक्टेट में, ठीक है। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या 8 से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट कहलाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसीलिए जब 8 इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 से कम है, तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। समझ में आई बात सबको? सबको आई समझ में? कुछ डाउट है? फर्स्ट, सर कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 3 सिग्मा बॉन्ड, किसी के साथ भी एलिमेंट से अटैच हो सकता है, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ हो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, मींस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 आ गया सर। आप ज्योमेट्री बोलो सर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए सर ऑक्टेट में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है सर। थर्ड लास्ट पार्ट, अगर सर 6 इलेक्ट्रॉन है, आपने सिखाया है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, मींस ऑक्टेट सर इसका इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलेंगे। इतना पॉइंट अच्छे से याद रहना चाहिए सबको, ठीक है। अब अपन कार्बो एनाइन देखते हैं, कार्बोनाइन। कार्बोकेटाइन को बच्चों कभी कभी तुम्हारे बुक में लिखा रहता है कार्बोनियम आयन, ये भी याद रखना। तुम्हें पता है ईएम वर्ड कहां यूज करते हैं? जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना बच्चों, ईएम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना, ईएम वर्ड पॉजिटिवली चार्ज वाले पे। कार्ब एनाइन, अनाइन तो समझ में आ रहा है, कार्ब अनाइन CH3 नेगेटिव चार्ज, ओके। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? सर क्या कैसा दिख रहा है? पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी है sp3। कैसे पता चला सर? 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, आपने कैसे sp3 बोल दिया? क्योंकि 3 सिग्मा से तो sp2 होगा। लेकिन बच्चों क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक और सिग्मा के फॉर्म में लोन पेयर के जैसा रहता है ये, तो अपना क्या हो जाता है, इसे भी ऐड करते हैं तो sp3 होता है, ओके। और ये ज्योमेट्री कैसी दिखेगी? पिरामिडल ज्योमेट्री दिखेगी। इसका कैसा होगा? पिरामिडल, ओके, पिरामिडल शेप। समझ में आई बात? नेक्स्ट, पिरामिडल है। अब देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लो, 2, 4, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8, ये कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्या? नहीं सर, आपने बोला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा? जब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो तभी, ओके। तो कंप्लीट ऑक्टेट है इसका। कार्बोनाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, लिख देता हूं मैं। इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कभी भी नहीं बोलेंगे। अब कार्बन फ्री रेडिकल देख लेते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल ये ऐसा है, जब भी कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज था तो कार्बोकेटाइन हो गया। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन रहे तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री रेडिकल, तो इसे बोला कार्बन फ्री रेडिकल। और सेम इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगा? sp2 ही आएगा, क्योंकि 1, 2, 3 इस एक इलेक्ट्रॉन से आप अपन सिग्मा बॉन्ड में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन था इसलिए कंसीडर किया था। sp2 ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट, और क्या पूछो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्टेट में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। किसी को आ रहा है? 2, 4, 6 + 1 7। समझ में आई बात? नेक्स्ट, और क्या बोलोगे? ऑक्टेट क्या है इसका? सर 7 है तो क्या बोलोगे? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लेस देन 8, 7 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है, ओके। समझ में आई बात सबको? कार्बिन बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बिन के पास? अगर चेक किया जाए तो 2 और ये 4 + 1 2 6। देख लो ना यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ऑक्टेट इसका भी क्या है? इनकम्प्लीट है। बस इतना याद रखोगे चलेगा, मींस ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना कंप्लीट हो गया इंटरमीडिएट के बारे में, कार्बोकेटाइन, कार्ब अनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन। तो यहां पर तक अपन लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ये सोचो।
मैंने तुम्हें क्या स्टार्ट किया था, देखो ऊपर टॉपिक लिखा है अपना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड। हमारा 12th का चैप्टर चल रहा है बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव्स। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्या बोला कि सर 11th में मैंने ये नहीं पढ़ा, 11th में मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरा सर 11th का एल्केन छूट गया, एल्कीन छूट गया, सर मुझे पता ही नहीं हाइड्रोकार्बन में क्या था, सर मुझे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पता नहीं है। तो इसीलिए बच्चों क्या किया मैंने कि 12th में जो जो अपना 11th का पार्ट काम आ रहा है वो मैं सारा पॉइंट लिखवा रहा हूं तुम्हें, जिससे तुम्हारा 11th का रिवीजन हो जाए, साथ में 12th में कोई सा भी रिएक्शंस को समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान से ये वाला जो भी बता रहा हूं सुनना, अच्छे से अप्लाई करना। तुम्हें पीछे वाला कुछ अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा तो तुम्हें वो आएगा, दिमाग में कुछ तो आएगा, ठीक है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, इनके हाइड्रोजन स्टेट क्या होते हैं, इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन क्या करेंगे, आपने क्या किया था, सबस्ट्रेट लिया था, रिएजेंट ऐड किया था, रिएजेंट डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट बनेगा ही, बाय प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में मैंने रिएजेंट को तो पार्ट कर लिया और बीच में क्या बनाया था, इंटरमीडिएट, वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब तुम सोचो कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा बॉन्ड, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जो कंपाउंड सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यही तो होता है। यानी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं और न्यू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और इसे अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस अब अच्छे से कुछ समझ में आएगा। यानी ये बॉन्ड का जो ब्रेक होना जो होता है ना बच्चों, वो भी अपने को एक पॉइंट और सीखना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, बॉन्ड जो ब्रेक होता है, ये एक बॉन्ड है लाइक ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है वो अपन डिस्कस करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। इसके बाद अपन डायरेक्टली प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। समझ में आया? तो यहां तक सबको समझ में आया। अपन लिखा हो तुम्हारे 12th पे देखो, सब में जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या स्टेट बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में बच्चों क्या लिखा है पता है तुम्हें, दिस चैप्टर, दिस टॉपिक या दिस रिएक्शंस हैव बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी इन 11th में पहले से डिस्कस किया जा चुका है वो टॉपिक या वो रिएक्शन, तो अभी वहां पे डिस्कस नहीं, बस एक लाइन लिख करके छोड़ दिया। लेकिन एग्जामिनर 12th वाला अगर बनाएगा या नीट में अगर 11 12 दोनों आएंगे तो तुम वहां फंस जाओगे, तुमने 11th के रिएक्शंस नहीं पढ़े। तो वो वाला पार्ट अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसी को घबराने की बात नहीं है, ऐसा तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया, तो कमेंट करो कि हाँ समझ में आया है। मुझे कैसे पता चलेगा, मैसेज करो, एटलीस्ट पता तो चले भाई क्या आया है, क्या समझ में आया, क्या मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है, फिर तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। समझ में आई बात? तो स्टार्ट करते हैं अब बच्चों बॉन्ड ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट। यहां तक सबको, किसी को भी कुछ डाउट होगा तो वो तुम पूछ सकते हो अच्छे से, फिर अपन स्टार्ट करेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों की बॉन्ड किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबस्ट्रेट का बॉन्ड फॉर्म होता है, सॉरी बॉन्ड ब्रेक होता है, रिएजेंट में बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड फॉर्म होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यानी बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, यानी ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्लियर है सबको? तो कैसे होता है इसमें अपन वो डिस्कस करते हैं। क्या लिखा मैंने, प्रिपरेशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फ्यूजन, तीनों पॉइंट एक बात है, तीनों का मतलब एक है। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब बॉन्ड ब्रेक करना, क्लीवेज भी ब्रेकिंग होता है, और बॉन्ड फ्यूजन इज ऑल्सो बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेक जो होता है बच्चों दो तरीके से हो सकता है, कभी भी कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तुम देखना जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, वहां पे दो ही तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसा होगा, एक होमोलिसिस हो सकता है, दूसरा हेटेरोलिसिस हो सकता है। तो वो दो तरीका बच्चों होगा, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। होमो का मतलब होता है सेम और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो सेम ब्रेकिंग का मतलब क्या है ये देखते हैं। लाइक अपने पास बच्चों एक मॉलिक्यूल है एक्स और वाई, एक्स वाई से कनेक्टेड है और एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड है। अब देखो ये बॉन्ड एक सोचो, ये एक बॉन्ड है, यहां एक्स है यहां वाई है। मैंने क्या किया, इसे बीच से ब्रेक किया, मिडिल से। सबसे पहली बात क्या है, सबको एक पॉइंट तो मुझे ये बताना होगा। क्या बताना होगा बच्चों,
देखो यहां अच्छे से देखना एक्स वाई के बारे में। हाँ, यहां एक्स वाई के बारे में देखो बच्चों अच्छे से। क्या बोला मैंने? एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड है, ये एक्स का इलेक्ट्रॉन है, ये वाई का इलेक्ट्रॉन है। इतना बस पता है सबको? क्या बोलो? एक एक्स का इलेक्ट्रॉन है, एक वाई का इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बोला? बीच से ब्रेक करो तो क्या होगा? एक्स को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वाई को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, दोनों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या बोला मैंने? बीच से ब्रेक किया, इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे। यहां पे मैंने ये बॉन्ड देखो ऐसा ब्रेक किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, तो क्या बन गया? फॉर्म हुआ एक एक्स ऐसा, वाई पे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। और जब बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसे अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। उसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ओके, याद रखना यहां पे क्या पॉइंट लिखूंगा मैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए होमो वर्ड यूज किया। सेम इलेक्ट्रॉन दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलते हैं होमोलिसिस। का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कब होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो अपने पास मान लो एक एलिमेंट है Cl बॉन्ड Cl, अभी लिखा था Cl2, तो देखो Cl में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? दोनों सेम एलिमेंट है, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता क्योंकि दोनों का En सेम है, सेम एलिमेंट है। तो कोई ना ही इसका इलेक्ट्रॉन इस Cl का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ना ही ये Cl दूसरे Cl का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है। तो जब तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे, जब तुम ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इक्वली दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बात समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम था तो ऐसा हुआ ना। अब सोच लो कि मान लो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके केस में, एक्स और वाई। मैंने बोला En जो है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है En, जो एक्स की है वो ज्यादा है वाई से। तो क्या करता है पता है? एक्स वाई का भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कैसा हो जाएगा? ये एक्स का अपना इलेक्ट्रॉन तो एक है ही, साथ में इसने वाई का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की ज्यादा है। तो सोचो एक्स पे कौन सा चार्ज होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो दो एक बॉन्ड है बच्चों जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉर्म में अरेंज होगा। साथ में अब y अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन y का था, देखो अच्छे से, y ने लूज किया तो y पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट जब लूज करेगा, याद रखना पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो x नेगेटिव प्लस y पॉजिटिव, मींस यहां अपने पास क्या बना है? आयंस, कैटायंस एंड एनायंस बने हैं। बट यहां पे क्या हुआ बच्चों? एक को दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक को जीरो मिला, दोनों को इक्वल मिला का इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए? स्टेटमेंट ऊपर लिखता हूं मैं, यहां स्पेस नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होगा तो उसे बोलोगे हेट्रोलिसिस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होमोलिसिस। ध्यान में आया सबको? समझ में आई बात? क्लियर है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में En क्या था? एक्स और वाई का, एक्स और वाई का En जो है वो सेम है, तो यहां जो होता है ऐसा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। बट सोचो अगर अपने पास H और Cl रहता, मान लिया, तो अब इस केस में हाइड्रोजन का En कम है, Cl का En ज्यादा है। तो तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा बच्चों की होता है, Cl हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो बन जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। समझ में आई बात? क्या ये ऐसा क्यों बना? तो इस केस में आयंस बना, क्योंकि अनइक्वल, हेट्रोलिसिस बोलेंगे। जब बॉन्ड लेके चला जाएगा हेट्रोलिसिस, और इक्वल होगा तो होमोलिसिस। सबको समझ में आई पॉइंट? कंडीशन? किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये पॉइंट था अपना बच्चों, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। तो अपन याद रखना, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दो ही तरीके से, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, या तो अनइक्वल होगा। अब देखो, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों सेम रहेगा तो इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कभी कभी बच्चों पता है En सेम रहता है, फिर भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या है मतलब, कब तुम हेट्रोलिसिस फॉलो करोगे
कब तुम होमोलिसिस फॉलो करोगे वो तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझना होगा कि हेटेरोलिसिस और होमोलिसिस का कंडीशंस क्या क्या है। और कंडीशंस भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फेवरेबल कंडीशंस। तो फेवरेबल कंडीशंस फॉर होमोलिसिस इज, दीज आर फेवरेबल कंडीशन ऑफ होमोलिसिस। तो फर्स्ट देखते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा तुम्हें पॉइंट डिस्कस अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट कंडीशन है हाई टेम्परेचर। मींस क्वेश्चन में अगर हीट किया हुआ ऑप्शन रहे, हीट का ऑप्शन रहे, लाइक हाई टेम्परेचर रहे, तो तुम्हें क्या करना है, होमोलिसिस करना है। एक्स और वाई के बीच का बॉन्ड कैसा ब्रेक करोगे, हाई टेम्परेचर। क्यों हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या फेवर करोगे, होमोलिसिस। लो टेम्परेचर पे क्या फेवर करोगे, हेटेरोलिसिस। दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन 11th में आता था, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस के बीच में डिफरेंस, जिसने भी पढ़ा होगा। अब 12th में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो बच्चों कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे तुम अप्लाई करोगे आगे रिएक्शंस में। मैं बताऊंगा ये सारे पार्ट, होमोलिसिस क्यों कर रहे हैं, हेटेरोलिसिस क्यों कर रहे हैं, तुम्हें रीजन समझेगा, इसीलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, एच न्यू एनर्जी, सनलाइट लिखा रहे या यूवी लाइट लिखा रहे, मींस लाइट की एनर्जी एच न्यू होता है। एनर्जी जब आता है तो बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको होमोलिसिस होगा। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ एच न्यू एंड प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिसिस। नीट का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिसिस। 3 दे दिया, 1 4 इसमें दे दिया, समझ में ऑप्शंस बना करके देंगे। तो नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन। तीसरा, गैसियस फेज। अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है और अगर कोई रिएक्शन एक्वस फेज में हो रहा है, तो एक्वस फेज इज फेवरेबल फॉर हेटेरोलिसिस, ये याद रखना होगा, एंड गैसियस फेज इज फेवरेबल फॉर होमोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपने पास बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या है, पोलर मतलब पोल और पोल का मतलब चार्ज। तो अगर चार्ज होगा कंपाउंड, तो सॉल्वेंट अगर चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो वो होगा पोलर। लाइक वाटर, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्यों बोल रहा हूं वाटर को पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में H प्लस OH माइनस, पोलर प्लस माइनस। लेकिन अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, लेकिन बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता है, C6H6 में कोई चार्ज नहीं बच्चों, तो वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस बेसिस पे अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई सा रिएक्शन करा ले लो, जब भी अपन ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराएंगे, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी होगा या इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी होता है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, वो बच्चों एक सॉल्वेंट के अंदर होता है। तो अगर मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया तो हेटेरोलिसिस फेवर करेगा, वो फेवर करेगा, फेवरेबल कंडीशन। बट अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो होमोलिसिस फेवर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में बनना जो होगा होमोलिसिस होगा। अब ये समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये समझ में कैसे आएगा। देखो, मान लो एक कंपाउंड है XY और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं A फ्री रेडिकल। मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, XY एक मॉलिक्यूल है और इसमें A फ्री रेडिकल ऐड कर रहा हूं। जब भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखे तो तुम उसे फ्री रेडिकल बोलोगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखे तो फ्री रेडिकल बोलोगे। अब क्या हुआ, तुम दोनों करवा के देख लो। मान लो कैसे करोगे, अगर तुमने होमोलिसिस कराया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराया, तो X फ्री रेडिकल प्लस Y फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन अगर तुमने हेटेरोलिसिस कराया तो X पॉजिटिव प्लस Y नेगेटिव, मान लिया ये ज्यादा है Y का, ऐसा बनेगा। बट याद रखना एक पॉइंट तो तुमने बचपन से पढ़ा होगा, क्या, कि जो बच्चों बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म होता है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, ना ही 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो कभी भी तुम्हें बॉन्ड, एक बॉन्ड फॉर्म करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करना होगा। अब सोचो कि मुझे इनको इसके साथ रिएक्शन कराना है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस Y के साथ कंबाइन करके A इलेक्ट्रॉन Y इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके AY बना लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन से फिर बॉन्ड बन जाएगा बीच में, ऐसा बन जाएगा ना। समझ में आ रही बात। अब सोचो अगर ये हेटेरोलिसिस हुआ रहता, X पॉजिटिव प्लस Y नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, Y के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, इस Y और A के बीच में जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुमने बोला सर X के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या, तो भाई X के पास तो पॉजिटिव चार्ज है, मींस एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से X और A के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड हो सकता है फॉर्म, सर नहीं होगा। समझ में आई बात। तो
अगर फ्री रेडिकल है, सामने वाला देख रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल हूं, मैं सोचू मैं एक मॉलिक्यूल हूं, ये ऐसा सोचो तुम, तुम्हें अगर अच्छी समझ में आएगा, ये सोचो मॉलिक्यूल है और ये फ्री रेडिकल है, तो ये जब ये मॉलिक्यूल देखेगा ना इस फ्री रेडिकल को, तो ये फ्री मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होना चाहेगा। और जब फ्री रेडिकल बनता है किसमें, होमोलिसिस में, तो प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इज फेवरेबल फॉर होमोलिसिस, इसमें होमोलिसिस होना चाहेगा। बट ऐसा सोचो कि ये आयंस है, आयंस है, प्रेजेंस ऑफ आयंस, तो आयंस के केस में ये भी आयंस में ब्रेक होना चाहेगा, क्योंकि दो आयंस कंबाइन करते हैं, कभी भी एक आयंस और एक फ्री रेडिकल कंबाइन नहीं कर सकता। लाइक मैं अगर ऐसा लिख देता कि यहां पे एक पॉजिटिव लिख देता, ठीक है, समझ में आ रही सबको बात, X पॉजिटिव Y नेगेटिव है। अब ये A पॉजिटिव इस फ्री रेडिकल के साथ कभी कंबाइन नहीं कर सकता, इस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। A पॉजिटिव ऑलवेज कंबाइन विद Y नेगेटिव, पॉजिटिव ऑलवेज कंबाइन विद नेगेटिव चार्ज, तो इस केस में यहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये कब बनेगा, ये X पॉजिटिव Y नेगेटिव कब बनेगा बच्चों, जब हाइड्रोलिसिस होगा। तो प्रेजेंस ऑफ आयंस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, इसीलिए मैंने यहां लिखा प्रेजेंस ऑफ आयंस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा होगा तुम रट सकते हो इसे, मैं बोलूंगा रटने के लिए नहीं भाई, नहीं रटो, कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये थोड़ा याद कर सकते हो कि होमोलिसिस के लिए पेरोक्साइड, अपन आगे पढ़ेंगे पेरोक्साइड के बारे में। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है पता है बच्चों, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं पेरोक्साइड। ओ लिंकेज जो होता है वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे तुमने एक कंपाउंड पढ़ा होगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसे। तो पेरोक्साइड अगर है लिखा हुआ रिएक्शन के ऊपर, रिएजेंट के साथ पेरोक्साइड ऐड कर दिया, तो पेरोक्साइड के केस में ऑलवेज क्या होगा, होमोलिसिस होगा, मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, समझ में आई बात, सबको क्लियर हुआ। बॉन्ड फिजन कंप्लीट, होमोलिसिस हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। सर होमोलिसिस का आप फिर से कंडीशन बताओ, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, होमोलिसिस इधर है हाइड्रोलिसिस इधर है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फर्स्ट। फिर क्या बोला मैंने, गैसेस फेज एक्वस फेज, होमोलिसिस गैसेस फेज, हाइड्रोलिसिस एक्वस फेज। फिर क्या बोला, नॉन पोलर सॉल्वेंट होमोलिसिस, पोलर सॉल्वेंट हाइड्रोलिसिस। ओके, फिर क्या पढ़ोगे, प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल होमोलिसिस, प्रेजेंस ऑफ आयंस हाइड्रोलिसिस, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होमोलिसिस। ओके, सनलाइट लाइट यूवी लाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होमोलिसिस। नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन, तुमने बॉन्ड तो ब्रेक कर लिया, बॉन्ड जब ब्रेक होता है यानी तब दो ही चीज फॉर्म हो सकता है, या तो आयंस फॉर्म होगा या तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, दो ही चीज फॉर्म होंगी बच्चों बताओ। तो अपना जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो आयंस और फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, इतना तो पता चला हमें। अब क्या करेंगे, अब ये आयंस फॉर्म हो चुके हैं, आयंस बने, अब ये क्या होगा, आयंस दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बॉन्ड फिर फॉर्म होगा, आगे जाकर के किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी दो टाइप के होते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन और बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन, फ्यूज करना, दो आयंस को फ्यूज करोगे। तो होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल के साथ फ्यूज करता है और बना लेता है मॉलिक्यूल दूसरा XY, होमोलिटिक फ्यूजन। और हेटेरोलिटिक फ्यूजन का मतलब आयंस X प्लस Y नेगेटिव ऐड होकर के XY बना लेता है, तो ये हो गया हेटेरोलिटिक फ्यूजन। समझ में आया क्या, Y नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया X पॉजिटिव को, तो ये बॉन्ड बन गया बीच में, इस तरीके से। देखो ये रिवर्स वाला पार्ट हो गया। तो अभी तुम्हें समझ में आया क्या, बॉन्ड ब्रेक कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसके लिए उतना कुछ कंडीशन नहीं, ये तो होना ही है सबके साथ, ये तो भाई होना ही है। ओके, समझ में आई बात सबको, कुछ डाउट है क्लियर कर लो, सबको इतना पार्ट समझ में आना चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं, कोई सा भी रिएक्शंस में स्टार्ट कर सकता हूं, तो अपन रिएक्शंस देखेंगे आगे चल करके, मींस एल्काइल हैलाइड को अब प्रिपेयर कर सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा ना बच्चों, कि मैं बोलूंगा बच्चों देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तुम्हारे माइंड में आ जाएगा, हाँ सर ने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों देखो कार्बोकेटाइन ऐसा होता है, सब कुछ स्ट्राइक करेगा तुम्हारे पास, बीच में घूमेगा। ये तो तुम्हारा पहले का पढ़ा हुआ था 11th का, समझ में आया। किसी को कुछ टेंशन नहीं लेना है कि सर 11th में कुछ नहीं पढ़ा कैसे होगा, वो उनके लिए ये वाला वीडियो बनाया मैं। जो बच्चे ये बोल रहे थे सर 11th में कुछ नहीं पढ़ा, हाइड्रोकार्बन किसी ने नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आगे रिएक्शंस में, आगे क्लास में मैं हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कराऊंगा, तो सारे हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस भी होंगे अपने। ओके, अच्छे से रहो,
ठीक है, पढ़ाई करते रहो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये कंप्लीट करो। अब मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा, मींस प्रैक्टिस पेपर दूंगा जिसमें मैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, एमसीक्यू जो लेक्चर 1, 2, 3 से रिलेटेड, ठीक है, एमसीक्यू दूंगा जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। समझ में आई बात?